14 साल बाद अरब में एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अरब स्प्रिंग की बयार बहने लगी है। असद की सत्ता का सीरिया में पतन के बाद अब मिस्र में जिस तरह से कायरो में आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि अल-सीसी की सत्ता भी डोलने लगी है। लेकिन उसके बचाव में अमेरिका उतर आया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रणनीति में दरअसल उस अरब स्प्रिंग की जिसे लेकर इस वक्त दुनिया में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्योंकि सीरिया में असद की सत्ता के पतन के बाद ठीक बगल में इजिप्ट में हम देख रहे हैं कि अल-सीसी की सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करने की जुर्रत लोगों ने सड़कों पर उतरकर, कायरा के सड़कों पर उतरकर दिखाई है, जो कि अपने आप में अप्रत्याशित है। क्योंकि इससे पहले हुए तमाम आंदोलन, या फिर यूं कहें कि जिसने भी अल-सीसी की सत्ता पर सवाल उठाया, वो पॉलिटिकल प्रिजनर बना दिया गया। तकरीबन 60,000 की संख्या में लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं इजिप्ट में, और उनके साथ जो यातनाएं होती हैं उससे अगर आप रूबरू होना चाहते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख सकते हैं। किस तरह से उन्हें भूखा रखा जाता है, किस तरह से उन पर कहर बरपाया जाता है। लेकिन जो कायरो से निकलकर वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि 70 साल के अल-सीसी पर अब संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ये और बात है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि अरब स्प्रिंग के जैसे हालात, यानी सीरिया जैसे हालात, या फिर यूँ कहें कि जो अन्य देशों में स्थितियां इस वक्त सत्ता के खिलाफ उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही, जिसमें इराक और जॉर्डन भी है, वैसे हालात इजिप्ट में हों, क्योंकि अल-सीसी यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट को वहां पर लीड कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी हद तक देखें तो अमेरिका और इजराइल की मदद गजा वार के दौरान भी की है। गजा वार का जिक्र आया तो ये बताना आपको लाजमी है कि गजा वार के दौरान भी जब फ़लस्तीन के कौज को लेकर इजिप्ट में प्रदर्शन हुए, तो अल-सीसी की सरकार ने उन प्रदर्शनकारियों को सलाखों के भीतर भेज दिया। तकरीबन 1000 की संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे, और इस तरह के प्रदर्शन मिस्र में ना हो, इसको लेकर पुलिस ने बर्बरता बरपी थी। और अब की स्थिति में हम देखें तो स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इजिप्ट में हैं, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ना होना, महंगाई का काफ़ी बढ़ जाना, सत्ता पर देखें तो जिस तरह से 2013 के बाद से अल-सीसी कब्जा करके बैठे हैं, उसके बाद 2019 के चुनाव में भी जिस तरह से उन्होंने मैंडेट एन केन प्राक्रेन हासिल किया और 2030 तक सत्ता पर बैठे रहने का हम देखें तो खूंटा ठोक दिया, उससे लोगों के बीच जो है दरअसल विद्रोह अंदर अंदर जो पनप रहा था, सीरिया के घटनाक्रम के बाद वो उभर कर सामने आ गया है। और इस वक्त के हालात में हम देखें तो आपको दो परिस्थितियां इजिप्ट में दिखाई दे रही हैं। एक तो अल-सीसी के सत्ता के खिलाफ संघर्ष के लिए लोग सड़कों पर उतरने की जुर्रत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका भारी पैमाने पर इजिप्ट के साथ डिफेंस डील को अंजाम दे रहा है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और इन हथियारों की सप्लाई में मुख्य तौर पर अब्राम टैंक और साथ ही हम देख रहे हैं कि हेलफायर जैसे मिसाइल शामिल हैं। यानी अल-सीसी की ताकत को मजबूत करने में अमेरिका यहाँ जुटा हुआ है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अमेरिका को तो सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि वो सरकार उसके हित के हिसाब से है या फिर नहीं है। अगर हित के हिसाब से नहीं है तो उस सरकार को हिला देना है, और अगर अमेरिका का हित सध रहा है तो सरकार चाहे जिस फॉर्म में चल रही हो, अमेरिका उसको बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। एक बार हम टाइमलाइन पर आपको नज़र दौड़ाएं और दिखाने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि दरअसल बशर अल असद की सत्ता के खत्म होने के बाद ये भी देखना दिलचस्प है कि सीरिया में किस तरह से एक तरफ से इजराइल और दूसरी तरफ से आप देखें तो टर्की कब्जा किए जा रहा है। और दमिश्क में इस वक्त एसटीएस के नेतृत्व में जो बनने वाली सरकार है, उस पर किसी और का नहीं बल्कि दखल पूरी तरह से तुर्की का होगा, जो कि नाटो का मेंबर है, और जो कहीं ना कहीं एक तरफ तो देखें तो फिलिस्तीन कौज को लेकर लड़ता रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका और इजराइल का हिस्सा आता रहा। अब जरा इजिप्ट के टाइमलाइन पर देखिए तो 2013 जब वहाँ पर फॉर्मर कमांडर और हम कहें कि इजिप्ट के आर्म फोर्सेज के चीफ रहे एक दशक में अब्देल फतह अल-सीसी ने वहाँ की सत्ता को पूरी तरह से हिलाया और कब्जा कर लिया उस सत्ता पर। और तब से लेकर हम देखें, यानी उस वक्त मोहम्मद मोरसी की सरकार को खत्म करने के बाद तब से लेकर अब तक देखें तो वो निरंकुश तरीके से वहाँ पर सत्ता का संचालन कर रहे हैं। 2018 में उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसको उन्होंने दबा दिया। उसके बाद 2019 में उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। चुनाव को लोगों ने कहा कि ये बर्बरता से चुनाव जीता गया है, स्वीकार करते हैं, उनको भी उन्होंने दबा दिया। मीडिया नाम की कोई चीज़ इजिप्ट में नहीं है। ऑनलाइन सोर्सेज पर लोगों ने कुछ चीज़ें लिखी, 1000 की संख्या में वहाँ पर पत्रकार गिरफ्तार हैं, सलाखों के भीतर हैं। साथ ही आप देखिए तो
तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्रो जो चीज़ें हैं वहीं पब्लिक डिस्कोर्स में आती हैं। और सोशल मीडिया भी इतना कर्ब है कि सोशल मीडिया पर भी अगर किसी ने कोई बात अल-सीसी की सरकार के खिलाफ लिख दी, बोल दी, तो उसे भी पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो ये स्थिति इजिप्ट की है, जहां पर अब लोग अपने जान को जोखिम में डालकर, दरअसल हम देखें तो अब्दुल फतेह अल-सीसी के सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए आपको इस विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप ये भी समझिए कि किस तरह से दरअसल अमेरिका इस मदद को करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लगभग 5 अरब डॉलर की डील जो है वो अमेरिका ने इजिप्ट से की है और हथियारों की खेप वहां पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि चाहे इजिप्ट हो, चाहे इराक हो, चाहे जॉर्डन हो, क्या वहां एक बार फिर से अरब स्प्रिंग की बयार शुरू हो चुकी है। याद कीजिए वो साल यानी 2010, यही दिसंबर का महीना था जब ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए विद्रोह आगे बढ़ा था और ट्यूनीशिया से ये अरब स्प्रिंग फैलता हुआ इसी इजिप्ट तक आ पहुंचा था। अरब स्प्रिंग की यादों को अगर हम ताज़ा करें तो उस वक्त देखें तो कई ऐसी सरकारें जो निरंकुश थी वो ज़मींदोज कर दी गई थी और उन सरकारों में सबसे पहले ट्यूनीशिया की सरकार थी, जहां राष्ट्रपति जिन अल आबिदीन बेन अली को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से लीबिया में गद्दाफी की सरकार को जनता ने गिराई थी और गद्दाफी की सरकार जो है वो भी समाप्त हुई थी। नेटो के हस्तक्षेप को भी हमने उस दौर में देखा था। लेकिन सीरिया में बशर अल असद की सरकार को लाख विद्रोह के बाद भी नहीं गिराया जा सका था, क्योंकि उसे सपोर्ट ईरान का था, उसे सपोर्ट रूस का था और अमेरिका चाहकर भी, क्योंकि उस वक्त भी देखें तो अरब स्प्रिंग के पीछे कोई और नहीं अमेरिका ही था। जिन अरब देशों में उसकी दाल नहीं गल रही थी वहाँ पर सत्ता को वो बदलने की कोशिश इस मूवमेंट के जरिए कर रहा था। लोग चूँकि त्रस्त थे, चूँकि ये तनाज़ा थे, इसलिए अमेरिकी और ख़ास तौर पर नेटो के इस हम कहें कि उभार को बल भी मिल रहा था। उसके बाद यमन में आप देखिए राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को इस्तीफा देना पड़ा था। बहरीन और अल्जीरिया में भी उस वक्त काफ़ी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली थी, जैसे कि सीरिया में नहीं मिली थी। और इजिप्ट की बात करें, जहाँ इस वक्त अल-सीसी की सत्ता के खिलाफ एक बार फिर से अरब स्प्रिंग को देखा जा रहा है। अरब स्प्रिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार अरब स्प्रिंग के दौरान लगाए जाने वाले नारे का ही यहाँ पर प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। तो उस वक्त भी हम देखें तो काहिरा के तहरीर स्क्वायर पर लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया था और राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक को उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन हुस्ने मुबारक को इस्तीफा देने के बाद भी हालात देखें इजिप्ट में बदले नहीं, क्योंकि उसके बाद देखें तो अल-सीसी के आने के बाद फिर वही स्थिति मिस्र में पैदा हो गई, जैसे कि 2010 के दौरान देख रहे थे हम या उससे पहले देख रहे थे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कायरो के प्रदर्शन को किस तरह से अल-सीसी की सरकार डील करती है। 70 साल के अल-सीसी किस तरह से अपनी सत्ता को बचाने के लिए दरअसल फिर एक बार क्रूरता को अंजाम देते हैं, या फिर ये भी देखा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा विद्रोह कुछ इस तरह से भड़क उठे कि अल-सीसी को अपनी सत्ता छोड़नी पड़े, ठीक उसी तरह जैसे हालात हमें सीरिया में दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला समय अरब वर्ल्ड के लिए काफ़ी दिलचस्प है। ये जाता हुआ साल भी दरअसल एक बार फिर से अरब स्प्रिंग के उसी उभार को दर्शा रहा है जो कि हमने दिसंबर 2010 में देखा था। तो देखते हैं आने वाले वर्षों में किस तरह की स्थिति जो है वो अरब में होती है और किस तरह से हालात पैदा होते हैं। हमारी नज़र इस पर बड़ी गड़ी रहेगी और हम आपको हो रहे अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त।